हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। डेटा कम्युनिकेशन के इस वीडियो में हम बेसिक ट्रांसमिशन टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। आपका जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस आपसे पूछी जा सकती है कि किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना के बताइए, उसकी बैंडविड्थ क्या है, ठीक है, और उसका एम्पलीट्यूड या आपसे उसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी या इस सिग्नल को इस डिस्टेंस तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा या प्रोपोगेशन डिले कितना होगा, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। तो उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये बोला था कि हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हमारी एनालॉग फॉर्म में हो सकती है। ओके, ये टाइम है आपका और ये आपका एम्पलीट्यूड है। इस स्केल पे जो हम पैरामीटर डिस्क्राइब करते हैं वो जनरली सिग्नल का एम्पलीट्यूड होता है। ओके, तो इसका एम्पलीट्यूड टाइम के साथ ऐसा बदल रहा है। ये है टाइम पे डिफाइंड आपका सिग्नल, ये है टाइम प्रेजेंटेशन ऑफ अ एनालॉग सिग्नल। हर सिग्नल का एक फ्रीक्वेंसी प्रेजेंटेशन होता है और उसके लिए हम उस सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों ने अपने सिलेबस में फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पढ़ा होगा। तो बेसिकली फोरियर ट्रांसफॉर्म इज कन्वर्टिंग द टाइम सिग्नल ओवर द फ्रीक्वेंसी। तो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मींस आप xt का xf कैलकुलेट करते हैं और फिर उससे आप x स्क्वायर f करके और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं। ये सब अभी के लिए हम नहीं कवर करेंगे अपने सिलेबस में। तो आप अपने टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं और ये देखते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी रेंज तक हमारे सिग्नल की पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरा एक ऑडियो सिग्नल है, ठीक है, तो इस ऑडियो सिग्नल का जो स्पेक्ट्रम है वो किसी भी तरीके से होगा और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे 3 किलो हर्ट्ज तक, ओके, मतलब 3000 हर्ट्ज तक इसकी पावर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी। अगर यही सिग्नल मेरा एक वीडियो सिग्नल होता तो उसकी जो पावर है उसको जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म करके और उसकी जब पीएचडी इंक्लूड करते तो ये आपकी ऑलमोस्ट 4.5 मेगाहर्ट्ज मतलब 4500 किलो हर्ट्ज तक इसकी पावर एग्जिस्ट करती है। तो ये आपका जो सिग्नल है, ये जो आपकी इंफॉर्मेशन है, ये इसका स्पेक्ट्रम है, ये ऑडियो का और ये आपका वीडियो का। ओके, ये जब आप इसको फ्रीक्वेंसी पे, ये आपका फ्रीक्वेंसी स्केल हो गया, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पे जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म करके इसे कन्वर्ट कर देते हैं तो आप इसे इसका स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्पेक्ट्रम मींस यू आर एनालाइजिंग योर सिग्नल ओवर द फ्रीक्वेंसी स्केल और आप ये पता लगा रहे हैं कि किस स्केल तक इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब अगर आप एक ऑडियो सिग्नल भेजना चाहते हैं, आपको यहां तक की फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो काम में लेनी होगी। अगर आप वीडियो भेजना चाहते हैं तो आपको इतनी रिजर्व करनी होगी और अवेलेबल स्पेक्ट्रम में से आपको इतनी रेंज चाहिए होगी। आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज चाहिए अपने वीडियो सिग्नल को भेजने के लिए। तो बेसिकली स्पेक्ट्रम इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन सिग्नल ओवर द फ्रीक्वेंसी स्केल। आप उसे उसका किसी भी सिग्नल का स्पेक्ट्रम बता सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ एक जनरल टाइम सिग्नल का स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस बेसिकली स्पेक्ट्रम से कहलाता है। तो आप जब भी डेटा सिस्टम बनाते हैं तो सारे क्या वीडियो आ सकता है, क्या ऑडियो आ सकता है, ये तो आप नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। तो जनरली आप एक स्टैंडर्ड पीरियोडिक सिग्नल को लेते हैं, उसे भेजते हैं ट्रांसमीटर से और रिसीवर पे आप उसे रिसीव करते हैं और आप ये मान लेते हैं कि इस रेंज तक के सिग्नल, इस फ्रीक्वेंसी तक के सिग्नल और इस पावर तक के सिग्नल जो है वो मुझे मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप टेस्ट सिग्नल के लिए आप पीरियोडिक सिग्नल्स जो है वो आप भेजते हैं। तो अक्सर हम पीरियोडिक सिग्नल को एनालिसिस करते हैं और उन्हीं को हम स्टडी करते हैं और उससे हम पता लगाते हैं कि ये अगर सिग्नल है तो इसके लिए हमें कैसी चैनल चाहिए। तो अगर हम सिंपल एक पीरियोडिक सिग्नल को स्टडी करें तो ये आपका अभी के लिए मैं मान लीजिए कि एक साइन वेव, ठीक है, स्टैंडर्ड साइन वेव को हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड साइन वेव है। ओके, एक साइन वेव आपकी ये है, दूसरी साइन वेव आपकी ऐसी हो सकती है,
ठीक है। तीसरी साइन वेव जो है वो आपकी इस तरीके से हो सकती है, ठीक है। इन स्टैंडर्ड को यहाँ पे किसी भी गिवन पीरियोडिक सिग्नल का ये जो पीक है, ये जो स्केल है, ये उसके एम्पलीट्यूड को दिखाता है, ठीक है। और ये जो है ये हमारे सिग्नल का टाइम पीरियड होता है, किस टाइम के बाद हमारा सिग्नल जो है वो अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इससे अगर आप कंपैरिजन करें तो इसका टाइम पीरियड इससे बहुत कम है। एम्पलीट्यूड इसका अगर A है और इसका B है, तो ये इन दोनों को आप कंपेयर करके अगर ये वाला सिग्नल आपके सिस्टम में बहुत अच्छे से रिसीव हो रहा है तो आप बता देंगे कि इस रेंज के सिग्नल हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये हमारे टेस्ट सिग्नल होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। तो एक स्टैंडर्ड सिग्नल में एम्पलीट्यूड A, ठीक, ये बताता है इस सिग्नल की पावर क्या है। अगर हाई पावर का सिग्नल होगा तो एम्पलीट्यूड हाई होगा, इसके कंपैरिजन में ये हाई पावर का सिग्नल है और ये लॉन्ग डिस्टेंस तक चल सकता है, बिकॉज जैसे जैसे सिग्नल ट्रांसमिट होता है उसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस के साथ कम होता जाता है। तो आप अगर हाई एम्पलीट्यूड का सिग्नल लेंगे, हाई एम्पलीट्यूड की साइन वेव है तो वो लॉन्गर डिस्टेंस तक चल सकती है, एक चीज ये। दूसरा इसका टाइम पीरियड आ गया, आप टाइम पीरियड को इस T, ठीक है, इस टाइम पीरियड से हम किसी भी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं एंड दैट इज f, दैट इज 1/t। जिस सिग्नल का टाइम पीरियड ज्यादा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, जिस सिग्नल का टाइम पीरियड कम होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो इसके कंपैरिजन में ये एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है लेकिन पावर कम है। तो A से B अगर कंपैरिजन करते हैं तो अब हम इसको सिंपल समराइज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम एक स्टैंडर्ड साइन वेव, ये हमारा टाइम के हिसाब से साइन वेव है, उसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं, उसका अगर हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखते हैं, ये अगर साइन वेव, मान लीजिए आपकी साइन वेव का जो टाइम पीरियड था t = 30 मिलीसेकेंड, ठीक। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड किस तरीके से कोरिलेटेड, f is 1/t, ओके। ये t 300 मिलीसेकेंड या आप इसे 0.3 सेकेंड लिख सकते हैं, ओके। तो आप इसे लिखेंगे 1/0.3, इट मीन्स ये हो जाएगी 3.33 हर्ट्ज, ओके। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज, टाइम पीरियड जो है वो रहता है हमेशा आपका सेकेंड, मिलीसेकेंड और नैनो सेकेंड में, ओके। तो आप अगर किसी स्टैंडर्ड साइन वेव का अगर स्पेक्ट्रम बनाना चाहें तो किस तरह से बनाएंगे। एक तो आपके स्टैंडर्ड साइन वेव का रिप्रेजेंटेशन होता है A sin of 2πft, ओके। आपको बुक में यहाँ पे प्लस माइनस कुछ फाई भी मिल सकता है। ये फाई जो है ये फेज डिफरेंस है, केवल ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा साइन वेव जो है वो कितना फेज में शिफ्ट हो गया है। कम्युनिकेशन में हम जिन दो चीजों को एनालिसिस करते हैं वो होता है एक एम्पलीट्यूड जो कि इसके पावर कंटेंट को बताता है, इस सिग्नल में कितनी पावर है, a²/2 पावर ये ट्रांसमिट कर सकता है। दूसरा जो पैरामीटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से अगर आपको एक स्टैंडर्ड साइन सिग्नल दिया जाए तो 2π का जो मल्टीपल होगा, 2πt का जो मल्टीपल होगा वो आपको f की फॉर्म में निकाल लेना है, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि हमें कितना फ्रीक्वेंसी इसके लिए रिजर्व करनी है। अगर ये सिग्नल भेजना चाहते हो तो इसके लिए 3 हर्ट्ज करनी पड़ेगी, ये अगर सिग्नल भेजना चाहते हो तो इसके लिए आपको 10 हर्ट्ज करनी पड़ सकती है। तो इस फ्रीक्वेंसी से हम ये पता लगाते हैं कि कितना स्पेस लेगा बैंडविड्थ पे, इसलिए हम इसको ध्यान से देखते हैं। और ये जो एम्पलीट्यूड है वो ये बताता है कि इसकी पावर क्या है, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल में आपको एक स्टैंडर्ड साइन वेव दी हुई है, ओके। एग्जांपल में आपको दिया गया है कि 5 साइन ऑफ 2π 30t प्लस 10 डिग्री, या एक बार के लिए फेज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको इतना दिया गया है और आपको कहा गया है कि इसका स्पेक्ट्रम बनाइए। तो पहली बात ये कि ये तो हो गया एम्पलीट्यूड और ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी 2π के साथ जो भी है। एक स्टैंडर्ड साइन वेव का जब हम स्पेक्ट्रम बनाते हैं
तो ये ए एम्पलीट्यूड ये टाइम पे था, फ्रीक्वेंसी में जब वो शिफ्ट होता है तो आप जीरो फ्रीक्वेंसी के दोनों तरफ सिमेट्रिकल आपको पावर कंपोनेंट्स मिलते हैं। तो ये अगर 3 हर्ट्ज का या 3.3 हर्ट्ज का अगर सिग्नल है, उसका क्या मतलब है कि 3.3 हर्ट्ज पे आपको ए एम्पलीट्यूड की पावर मिलेगी। जनरली इसका जो स्पेक्ट्रम होता है इसके रेस्पेक्ट में दोनों तरफ बनता है, लेकिन आप अगर बिकॉज ये सिमेट्रिकल है तो जो कम्युनिकेशन इंजीनियर्स हैं वो केवल इस बैंड को, इस पोर्शन को ट्रांसमिट करते हैं, और ये अंडरस्टूड है कि पीछे हमारे पास सेम पावर कंटेंट्स इस बैंड में भी रही होगी। तो जनरली अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो आप इस सिग्नल को, इस इस कंटिन्यूअस पीरियोडिक सिग्नल का जब आप स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो ये 0 हर्ट्ज है, जिसे कि हम जनरली डीसी बोलते हैं, और ये 3.3 हर्ट्ज पे इसकी ए एम्पलीट्यूड की पावर। ओके, स्पेक्ट्रम में हमने क्या कहा था, हम फ्रीक्वेंसी स्केल पे उसका पावर बनाते हैं। ओके, तो जो पीरियोडिक सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट बनता है। तो अगर आप इस सिग्नल का स्पेक्ट्रम बनाएं, एक स्टैंडर्ड साइन वेव का सिग्नल स्पेक्ट्रम ऐसा बनता है, अगर इसका बनाएंगे तो आप 30 हर्ट्ज, पहले आप 0 हर्ट्ज को मार्क कर ले, 0 हर्ट्ज मींस डीसी, फिर आप ये फ्रीक्वेंसी जो है वो हर्ट्ज में है। ओके, तो 30 पे आपको इसकी पावर मिलेगी, कितनी पावर मिलेगी 5 के अकॉर्डिंग, तो आप यहाँ पे केवल 5 दिखाएंगे जो इसके एम्पलीट्यूड को रिफ्लेक्ट करेगा। एम्पलीट्यूड मींस पावर। ओके, एम्पलीट्यूड इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ पावर। अभी आप जितना समझ सकते हैं, आपके लिए जो एक अफोर्डेबल रिप्रेजेंटेशन है उसमें आप इसका स्पेक्ट्रम ऐसे बना देंगे। तो हम ये बताएंगे कि इस फ्रीक्वेंसी पे इतनी पावर ये कैरी कर रहा है। ठीक है, फोरोजन में ये स्टैंडर्ड फॉलो किया गया है, तो मैं आपको वहीं तक सिखाती हूँ। कम्युनिकेशन इंजीनियर्स कैसे स्पेक्ट्रम बनाते हैं, कैसे बैंडविड्थ कैलकुलेट करते हैं, वो थोड़ा सा ओवर टेक्निकल है अभी के लिए, तो अभी के लिए आप केवल इस तरह से इसका स्पेक्ट्रम बनाना सीखें। ठीक, तो अगर आपका ये साइन वेव आता है तो आप एम्पलीट्यूड को मार्क कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी पे जो यहाँ पे आई। ओके, अगर यहाँ पे एक और है सिग्नल जो कि मान लीजिए 10 साइन ऑफ 2 पाई 100t और आता है, इसका स्पेक्ट्रम बनाने को बोले तो यहाँ पे इस रेंज में 100 पे, ओके 100 पे आपको एक और फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट मिलेगा और उसका एम्पलीट्यूड होगा 10। अगर आपका सिग्नल इन दो का सम है तो आपको ये दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। अब अगर आप इन दोनों सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो आपको इतनी बैंडविड्थ रखनी होगी ताकि आप दोनों की पावर को भेज सके और रिसीव कर सके। आई बात समझ में? तो स्पेक्ट्रम आपका सिग्नल फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्जन बताता है और उस कन्वर्जन को देख के आप ये पता लगाते हैं कि आप इस सिग्नल को भेजने के लिए कितनी बैंडविड्थ रखेंगे। ठीक, अगर इस अकेले सिग्नल को भेजना चाहते हैं तो बैंडविड्थ हो गई 3.3, इन दोनों को भेजना चाहते हैं तो बैंडविड्थ हो गई आपकी ये रेंज, यहां तक आप भेजेंगे तब आपको सिग्नल आपका मिल जाएगा। ओके, तो इस डिस्कशन से हम एक और पैरामीटर डिस्कस कर सकते हैं, वो है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल। जनरली इसको एफ मैक्सिमम माइनस एफ मिनिमम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। बैंडविड्थ, बैंडविड्थ का मतलब क्या रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको रिजर्व रखनी होगी कि आपके दोनों सिग्नल चले जाएं। ओके, तो अगर आपको प्रॉब्लम में आप मान लेते हैं कि एग्जांपल में आपको इस तरीके का सिग्नल दिया गया 3 साइन 2 पाई 10⁻³ प्लस 6 साइन 2 पाई 50t प्लस 10 cos ऑफ 2 पाई एंड 2 × 10⁻³ ठीक है, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ कीजिए और इसकी बैंडविड्थ कैलकुलेट कीजिए। तो पहले तो आप इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, साइन आए तब भी आपको वही करना है, कोसाइन आए तब भी यही करना है, बिकॉज कोसाइन इज सिंपली 90 डिग्री फेज शिफ्ट वर्जन ऑफ साइन। ये सब टेस्ट सिग्नल की तरह काम में आएंगे। तो स्पेक्ट्रम बनाते वक्त या फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ कैलकुलेट करते वक्त कॉस और साइन आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सिमिलर प्रोसीजर आप फॉलो करेंगे और इस तरीके से हर फ्रीक्वेंसी पे इसका आप जो स्पेक्ट्रम है उसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहला सिग्नल कहाँ है हमारा, अगर ये 0 है तो पहला सिग्नल है हमारा 10⁻³ मतलब 1000,
ठीक है ना। एफ क्या हो गया, हमने कहा था 2 पाई के साथ जो भी हो वो आपका टी होना है। हो सकता है कि आपको स्टैंडर्ड सिग्नल ए साइन ओमेगा टी की फॉर्म में दे, तो ओमेगा इज 2 पाई एफ। अगर आपको ए साइन 10⁻³ टी दिया गया है तो यहाँ पे ये 3t जो है वो 2 पाई है, तो 2 पाई एफ इक्वल्स टू 10⁻³, तो एफ विल बी 10⁻³ 2 पाई। अगर इस तरीके से दिया गया है तो आप थोड़ा सा ध्यान रख के कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर सिग्नल रिप्रेजेंटेशन में केवल t के साथ कोई फैक्टर है तो उसे 2 पाई एफ ओमेगा लीजिए, और अगर 2 पाई के साथ है तो ये आपको डायरेक्ट एफ दे दिया गया है। ठीक है, ये बेसिक फिजिक्स में आप पढ़ चुके हैं तो आई थिंक आपको ये सब आता है। तो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर रहे हैं 10⁻³ मतलब 1000, तो पहला आप 1000 हर्ट्ज को मार्क कर लेंगे। 1000 हर्ट्ज पे क्या एम्पलीट्यूड है 3, तो 1000 हर्ट्ज पे आप 3 मार्क कर देंगे। ये हम बना रहे हैं इस कंपोजिट सिग्नल का स्पेक्ट्रम। ओके, इस तरह की प्रॉब्लम काफी यूनिवर्सिटीज में पूछी जाती है, तो मैं एग्जांपल सॉल्व कर रही हूँ। फिर है 6 sin 2 पाई 50t, मतलब 50 हर्ट्ज पे एक और हमारा सिग्नल है, एम्पलीट्यूड कितना है इसका 6, तो थोड़ा सा इसे इस तरह से बना देंगे, इस पे आप लिख देंगे 6। ठीक है, फिर है 10 cos 2 पाई 2 into 10⁻³ मीन्स 2k पर। ओके, तो आप एक और स्पेक्ट्रम बनाएंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका 2000 हर्ट्ज हो गया, और यहाँ पे इसका वोल्टेज का लेवल क्या है 10, तो यहाँ पे आप एक और एरो बना देंगे, उसका लेवल आप रख देंगे 10। तो ये हो गया आपके कंपोजिट सिग्नल का स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस तरह से अगर दिया जाए, बिकॉज बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है, तो मैं आप लोगों के हिसाब से कोर्स को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये हो गया स्पेक्ट्रम, और अगर इसकी बैंडविड्थ पूछी जाए तो बैंडविड्थ में आप मैक्सिमम से मिनिमम की डिस्टेंस निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम आ जाएगा 2000 - 50 दैट इज 1950 हर्ट्ज। ओके, 1.95 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं। ओके, आपसे अगर स्पेक्ट्रम पूछा जाए तो ये स्टेप फॉलो कीजिए, स्पेक्ट्रम नहीं पूछा जाए तो मैक्सिमम में से मिनिमम आप माइनस करके और अपना आंसर बता सकते हैं। कई बार आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम ये है, बैंडविड्थ ये है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है। आपको कहा गया है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो है 3 किलो हर्ट्ज। ओके, और जो बैंडविड्थ है वो है आपकी 1 किलो हर्ट्ज। तो आप बताइए मिनिमम क्या है। ठीक,